Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fourth lecture of our chapter, that is natural resource. Okay. So I think it's the third lecture. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वाई एयर इज नोन एज अ ब्रीथ ऑफ आवर लाइफ. हमारा टॉपिक क्या था प्रीवियस क्लासेस का कि हम लोग एयर को लाइफ की ब्रीथ क्यों बोलते हैं. तो वहाँ पे हमने देखा था कि एयर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए. तो कैसे, मतलब वैसा कौन सा रोल प्ले करता है कि इतना ज़्यादा एसेंशियल होता है कि बिना इसके हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पे हमने देखा था कि दो मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है रेस्पिरेशन और दूसरा हमारा क्या होता है फोटोसिंथेसिस. और वो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट एयर उसको हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमने कल के क्लास में देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा सिंपलेस्ट फूड होता है, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है. फिर वहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है. बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के में ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे क्या निकलता है डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स, ये सब. और ये सब के हेल्प से हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलेस्ट में ब्रेक हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे फूड की कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो हो जाता है. फिर वहाँ से जो हमारा सिंपलेस्ट फूड होता है वो ब्लड में मिक्स करके और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे सेल्स में जाता है. और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होता है, जब तक उससे एनर्जी नहीं निकलेगा वो हमारे लिए उसका कोई प्रॉफिट होगा. वहाँ पे हमारा मेन इंटेंशन क्या है, फूड से एनर्जी निकालना. लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में ब्रेक डाउन करवा के सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से उसे हर सेल्स के पास पहुंचा देते हैं. ठीक है. लेकिन वहाँ पे जो हमारा मेन काम होता है उससे एनर्जी डिराइव करने वाला, उसको करवाने के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर ऑक्सीजन ना जाए तो वो जो हमारा ग्लूकोज होगा वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस ही होता है जिसके थ्रू हमारा जो सिंपलेस्ट फूड होता है, ग्लूकोज हुआ, एमाइनो एसिड हुआ, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाता है, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं. और वही हमारे बॉडी में एज अ एनर्जी यूज होता है. और जो भी लाइफ प्रोसेस है सब उसी एनर्जी के हेल्प से रन करता है. फिर जो भी एक्सटर्नल वर्क है सब हम लोग वही सब एनर्जी को यूज़ करके करते हैं और सर्वाइव करते हैं. तो अगर एयर ना हो तो रेस्पिरेशन नहीं होगा. रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगा अर्थ पे? नहीं होगा ना. फिर हमने देखा था दूसरा प्रोसेस, वो हमारा क्या था फोटोसिंथेसिस. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सब लोग इससे अवेयर होंगे, क्योंकि बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाता है. ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ यूज करके ग्लूकोज यानी अपना फूड बनाता है ना. तो अगर आपका एयर नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसेस ही है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो क्या प्लांट अपना खाना बना पाएगा? और बिना खाना को उसे एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. और बिना एनर्जी के वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो इससे ही पता चल रहा है कि एयर कितना ज़्यादा हमारे लिए एसेंशियल है. इसी वजह से हम लोग एयर को क्या बोलते हैं, ब्रीथ ऑफ लाइफ बोलते हैं. ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में प्रीवियस क्लासेस में देखा था. फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से एयर सराउंड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर. ठीक है. और एटमॉस्फेयर हमारा एटमॉस्फेयर को मोस्टली हम लोग ऐसे बचपन से तो 5 पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे 4 लेयर में डिवाइड किया गया है. ठीक है. और हर लेयर अपना अपना टेम्परेचर होता है. और वो जो जैसे कि आप अगर अर्थ के सरफेस से नज़दीक रहोगे तो डेंसर रहोगे, और जैसे जैसे हाइट मतलब जैसे जैसे हाइट कवर करोगे, ऊपर की तरफ मूव करोगे, डेंसर से रेयरर की तरफ आप मूव करने लगते हैं. ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था.
ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक यही है, मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कितने लेयर है। तो एटमॉस्फेयर में कितने लेयर है? 4 लेयर। ऐसे मोस्टली एटमॉस्फेयर में कितने लेयर डिवाइड किया, कितने एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में डिवाइड किया गया है? तो 4 लेयर्स में। गॉट इट? Atmosphere shows 4 main concentric layer that differ in density, temperature, composition and properties. एटमोसफेयर को 4 लेयर में बांट दिया गया है और हर लेयर का अपना डेंसिटी होता है और अपना टेम्परेचर होता है, प्लस गैसेस का जो कंपोजिशन भी होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो अपना जो फर्स्ट वाला हमारा लेयर हुआ तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, सेकेंड वाला लेयर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, और फर्स्ट वाले लेयर में गैसेस की कंपोजिशन कुछ अलग होगा। सपोज दैट अगर फर्स्ट वाला लेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिल रहा है तो मे बी सेकेंड वाले लेयर में क्या मिलेगा? कोई दूसरा गैसेस मिलेगा, लाइक ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब हर जो लेयर का गैसेस का कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, प्लस टेम्परेचर भी अलग अलग होता है और डेंसिटी भी अलग अलग होता है। मतलब लोअर से हायर की तरफ मूव करोगे तो आप डेंसर टू रेयरर मूव करोगे। गॉट इट? और हायर से लोअर की तरफ मूव करोगे तो रेयरर टू डेंसर मूव करोगे। समझ आया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? तो यही चीज लिखा गया है कि 4 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। हर लेयर का अपना अपना अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग टेम्परेचर, प्लस अलग अलग गैसेस की कंपोजिशन है। गॉट इट? दिस लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। एंड फोर्थ लेयर को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर। गॉट इट? अब हम लोग एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर्स that extend from the surface of earth to an altitude of about 16 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर क्या है? सबसे लोएस्ट लेयर है। जैसे अर्थ के सरफेस के बाद आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर मिलेगा। ठीक है? और ये कहां से कहां तक है? तो ये हमारा 16 किलोमीटर, ठीक है, अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर तक जो आपका लेयर है वो आपका क्या है? ट्रोपोस्फियर है। एंड इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। गॉट इट? एक्सक्यूज मी। Most of the moisture of the atmosphere occur in this layer। और जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का मतलब पता है ना? नमी, वाटर वेपर, थोड़ा बहुत, मतलब वाटर वेपर, वाटर हो उसमें। तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर आपको कहाँ पे मिलता है? तो इसी लेयर में मिलता है। गॉट इट? Therefore, many climatic events such as convection current, cloud formation of lightning, thundering effects occurs in a troposphere। बोला जा रहा है कि ट्रोपोस्फियर अर्थ के सरफेस से लेके 16 किलोमीटर तक आप जाओगे तो वो लेयर क्या होगा? वो आपका ट्रोपोस्फियर होगा। गॉट इट? और इस लेयर में आपको मोस्टली मॉइस्चर मिलता है और यही सब की वजह से जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट होता है, जैसे कि लाइटनिंग हुआ, हाँ लाइटनिंग पता है ना, थंडरिंग हुआ, कन्वेक्शन करेंट, ये विंड की स्पीड, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारा चीज कहाँ होता है? ये सारा चीज हमारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है। तो मोस्टली अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्लाइमेटिक इवेंट कौन से लेयर में, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में होता है, तो कौन से लेयर में होता है? ट्रोपोस्फियर। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट वन क्या ही हो गया? Lower part of the troposphere is the reservoir of gases that are essential for the life, that is oxygen and carbon dioxide. It also contain dust particle। ये जो लोअर अर्थ के सरफेस, मान लो अर्थ के सरफेस तो ये ना नीचे में, तो ये जो लोअर पार्ट है जो ट्रोपोस्फियर का, वो आपका क्या है? उसमें वो रिजर्वर ऑफ गैसेस होता है। हमारे चारों तरफ कितने गैसेस मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये
ये सब कहाँ मिलता है? ट्रोपोस्फियर के लोएस्ट लेयर में, अर्थ के सरफेस के नजदीक पे, क्योंकि अर्थ पे ही ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारे गैसेस चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो ऑफकोर्स ये कहाँ, मतलब आसपास में ही ना प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस वजह से जितने भी हमारे एसेंशियल गैसेस होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर के लोएस्ट लेयर में आपको मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आपको ट्रोपोस्फियर के लोएस्ट लेयर में मिलेगा। समझ आया? नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सटेंड्स बिटवीन 16 to 50 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर आपका क्या था? फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, यही था ना। और अब आपका 16 किलोमीटर से लेके और 15 किलोमीटर वाला जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई रेंज पूछ रहा है कि स्ट्रेटोस्फियर का रेंज बताओ, तो क्या होगा? 16 to 50 किलोमीटर्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ देता है, जैसे जीके जीएस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में भी इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। एंड हैज अ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर्स दैट, हाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि ओजोन लेयर जो कि इतना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, अगर ये ना रहे तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आएगा, फिर स्किन कैंसर, अलग अलग टाइप्स के डिजीजेस होगा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। तो ये जो आपका ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मिलता है? तो एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर, एंड इसका रेंज क्या है स्ट्रेटोस्फियर का? 16 to 50 किलोमीटर। गॉट इट? तो एंड हैज अ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ये जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, कहाँ जाता है? सनलाइट से ही आता है ना। तो यही ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फियर में आपका प्रेजेंट होता है, वही हमको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए बोला जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें छोटा छोटा होल्स अगर होने लगे, में भी शायद हो भी रहा है, तो क्या होगा कि जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट अर्थ पे आएगा, और फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उसकी वजह से। समझ आया? अब हमारा थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर है हमारा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर क्या ही हो गया? एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर। 50 किलोमीटर से लेके और 85 किलोमीटर तक आपका जो लेयर है वो क्या है? वो हमारा मेसोस्फियर है। एंड बियॉन्ड दिस दिस इज अ थर्मोस्फियर। जैसे देख लो ये अर्थ है। नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में प्लस वाले से होता है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ से 16 किलोमीटर की रेंज तक आप जाओगे तो ये वाला आपका लेयर कौन सा होगा? फर्स्ट लेयर, और इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। और 16 से दूसरा कलर 16 से 50 किलोमीटर की रेंज में जाओगे तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर। समझ आया? और 50 से 85 में जाओगे तो आपका क्या होगा? ब्लू। ये आपका क्या होगा? दिख रहा है ना ये कलर? ये आपका क्या होगा? मेसोस्फियर। और
अब ये 85 के बियॉन्ड जाओगे, ये आपका क्या है 85, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपका क्या होगा, कौन सा लेयर आ जाएगा, कौन सा लेयर आएगा बियॉन्ड 85 किलोमीटर, कौन सा लेयर आएगा, थर्मोस्फेयर। तो अब समझ आया कि अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर मीटर तक आपका फर्स्ट लेयर होगा ट्रोपोस्फेयर, 16 से 50 किलोमीटर तक आपका सेकेंड लेयर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, और 50 से 85 तक आपका थर्ड लेयर होगा मेसोस्फेयर, और 85 के बियॉन्ड आपका कौन सा लेयर आ जाएगा, फोर्थ लेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर। गॉट इट। यहाँ पे फर्स्ट लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे ऐसे गैसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। और सेकेंड लेयर में आपका ओजोन गैसेस, ठीक है, ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो सनलाइट वो हमारे अर्थ पे डायरेक्टली नहीं आ पाता है और हमें बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है ये ओजोन लेयर। गॉट इट। मेसोस्फीयर हो गया। मेसोस्फीयर एक्सटेंड बिटवीन 50 and 85 किलोमीटर एंड बियॉन्ड दिस इज अ थर्मोस्फीयर। क्या हो गया, मक्खी बैठी है क्या? हाँ, कहाँ पे? ऊपर। अच्छा, हट गई। अब हम ये एटमॉस्फेयर पढ़ लिए भाई, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर कैसे बना है, कितने सारे लेयर है, अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ओवरऑल तो हमें पता ही है एटमॉस्फेयर मतलब क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका फंक्शन पूछ रहा है, एयर का। तो एयर का तो हमें पता है, एयर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एयर ना हो तो कंबशन नहीं होगा, एयर ना हो तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ये सब तो हमें पता ही है। लेकिन ये सब चीजों को हम लोग डिटेल्स में अभी देखेंगे। पहले फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर, तो पहला तो ये है कि एयर रिजर्वर का काम करता है। रिजर्वर तो पता है ना, हाँ, किस चीज का रिजर्वर, बहुत सारे ऐसे गैसेस का जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है लिविंग बीइंग की सर्वाइवल के लिए। हाँ, रिजर्वर। Atmosphere act as a reservoir of important elements present in a gaseous form and water vapors are the essentials for the life. Atmosphere reservoir के जैसा act करता है, किसके लिए, तो बहुत सारे ऐसे element के लिए जो कि gases या water vapor के form में atmosphere में present रहते हैं और वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ आया? एटमॉस्फेयर किसके लिए रिजर्वर के जैसा एक्ट करता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो कि गैसेस के फॉर्म में और वाटर वेपर के फॉर्म में रहते हैं और वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। व्हाट इट। सेकेंड, जैसे कि देख सकते हो आप ऑक्सीजन, constitutes 20.94% of the atmosphere। ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं, 21%। क्या बोलते हैं, 21%। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्या कंपोजिशन है, तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो 0.03। और ये आपका नाइट्रोजन क्या है, तो 70%। और बाकी का 1% बचता है, तो उसमें सब अदर गैसेस और सॉरी नहीं, 1 मिनट, 78% आपका नाइट्रोजन होता है ना, और 21% आपका ये ऑक्सीजन होता है, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बाकी का जो परसेंटेज होता है उसी में अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स की अमाउंट होता है। 78% होता है नाइट्रोजन। It constitutes 21% of the atmosphere and it is essential for the survival of living organism. Oxygen is
यूटिलाइज इन द फ्लोइंग वेज। बोल रहा है कि ऑक्सीजन 21% आपका 21% आपका प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। और कैसे होता है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया गया, मेंशन किया गया। फर्स्ट आपका ग्रीन प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस convert carbon dioxide to glucose in the presence of sunlight। क्या बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये तो पता है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है ना। हाँ, आप जब क्लास 10th में जाओगे ना तो वहाँ पे जब अप्लाई प्रोसेस पढ़ोगे तो जो आपका एक टॉपिक मिलेगा ये न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक हमारा लाइट रिएक्शन हो जाता है और दूसरा हमारा डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम सनलाइट को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और डार्क रिएक्शन में देखेंगे कैसे उस केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रीन प्लांट में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है तो वो हम लोग वहां पे देखेंगे, क्लास 10th में देखेंगे। गॉट इट। सेकेंड हमारा क्या है, मेनी मराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजोल्व इन अ सी वाटर टू फॉर्म देयर सेल्स। बहुत सारे मैराइन एनिमल्स जैसे सीज वगैरह में होती है, तो देखना वहाँ उनकी बॉडी कैसे सेल से कवर हुआ होता है ना, पूरा एकदम हार्ड लेयर से, और वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो वो हमारा कार्बोनेट्स गैस जो कि उस वाटर में डिजोल्व होता है, उसी को यूज करके वो सारे एनिमल्स वो अपना कवरिंग बनाता है, हार्ड कवरिंग बनाता है। जैसे स्नेल्स वगैरह में आप देख सकते हो, टर्टल्स में देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर क्या है, किस चीज का काम करता है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के लिए। हमारा अर्थ चारों तरफ एयर से घिरा हुआ है, एकदम ब्लैंकेट जैसे समझ लो कि पूरा ब्लैंकेट से ऐसे कवर किया गया है। वो क्यों किया गया, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ओजोन, ये जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर ये ना हो तो प्रोटेक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। प्लस सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे आएगा, तो कितना ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए प्रूफ हो सकता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट वर्क करता है अर्थ के लिए। जैसे एटमॉस्फेयर सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फिल्टरिंग हार्मफुल हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सनलाइट दैट फॉल ऑन अर्थ। जो हमारा सनलाइट होता है ना, वो 400 से 700 नैनोमीटर वाले हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, और वही वाला वेवलेंथ वाला ना लाइट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग उसी से ना, जैसे प्लांट अपना खाना बनाया तो हॉर्बीवर्स, फिर ऐसे करके ये अर्थ पे, मतलब अर्थ ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम कि ये ज़्यादा हमारे लिए, ये जो वेवलेंथ का लाइट है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन सनलाइट से अलग अलग टाइप्स की वेवलेंथ के लाइट आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉस्मिक रेज, बहुत सारे ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज जो कि अगर हमारे अर्थ पे डायरेक्टली आए तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो उससे ये जो एटमॉस्फेयर है हमें प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से एटमॉस्फेयर को हम लोग अर्थ का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बोलते हैं। समझ आया। प्लस कम्युनिकेशन, एटमॉस्फेयर ऑल्सो यूजफुल इन द रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर यूजफुल होता है आपका किस में, टीवी कम्युनिकेशन हुआ, रेडियोज में। तो देखना ना, कभी कभी मौसम खराब होता है तो ना फोन अच्छे से, ना नेटवर्क अच्छे से काम करता है, ना टीवी चल पाता, नो सिग्नल्स हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर हमारा हेल्प करता है ये सारे कम्युनिकेशंस डिवाइस को रन करने के लिए। समझ आया।
नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्शल। एयर करंट winds of the atmosphere helps in the dispersal of spores and seeds of plant। जो हमारा एयर करंट होता है, जो एयर होता है, तो ये सब डिस्पर्शल में भी हेल्प करता है। जैसे किस चीज़ का डिस्पर्शल में, स्पोर्स का डिस्पर्शल में, सीड्स प्लांट के सीड्स के डिस्पर्शल में, जैसे कि पोलिनेशन, हाँ पोलिनेशन वगैरह कैसे होता है, विंड उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पोलिनेट करने में। या वैसे प्लांट जो स्पोर के थ्रू जर्मिनेट होते हैं, तो मान लो कि प्लांट में बहुत सारे स्पोर्स है, तो बहुत तेज़ हवा आएगा, उस हवा के साथ वो स्पोर जो होगा हमारा चारों तरफ डिस्पर्स होगा और हर जगह वो प्लांट जर्मिनेट करेगा। तो ये सब चीज़ों में हमारा एयर हमें हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना ही, और आज मैंने क्या क्या पढ़ाया उसको मैं 2 मिनट के अंदर में रिकैप कर दे रही हूँ, फिर आप लोगों का जो डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। आज हमने क्या देखा, आज हमने यही देखा कि एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने 4 लेयर में डिवाइड किया है, और हर लेयर का अपना अपना टेम्परेचर, अपना अपना डेंसिटीज और अपना अपना गैसेस का कंपोजिशन है। वो 4 लेयर कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर का जो रेंज है वो आपका किसका है, ट्रोपोस्फेयर का। 16 से 50 किलोमीटर का रेंज है वो आपका किसका है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 से 85 किलोमीटर का रेंज है वो आपका किसका है, मेसोस्फेयर। और 85 के बियॉन्ड वाला जो आपका रेंज है वो किसका है, थर्मोस्फेयर। फिर हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर में बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर हमने देखा जो सेकेंड लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, उसमें आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर वो ना हो तो फिर जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है वो डायरेक्टली अर्थ पे आएगा, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, कैंसर, स्किन कैंसर, ऐसे करके बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेज हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर का क्या फंक्शन है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट को गैसेस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन उसकी वजह से रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन उसकी वजह से कंबशन होता है। फिर ये जो एटमॉस्फेयर है प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के जैसा काम करता है। तो ये सब आज के क्लास में हम लोगों ने देखा। तो अब अगर आपको आज की क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या प्रीवियस क्लासेस से, तो यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी नहीं? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।